देखो फर्स्ट वाला पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। जैसे यहाँ पे इसके आगे डायग्राम बना हुआ ना, इन्होंने एक फिक्स्ड सर्कल बना रखे हैं, सर्कुलर शेप बना रखी है और उसमें लिखा हुआ है, देखो न्यूक्लियस है सबसे अंदर से जो ब्लैक वाला है, वो तो रदरफोर्ड ने बताया था हमें, ये जो ब्लैक वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमको रदरफोर्ड ने बताया था। उसके बाद इन्होंने बोला कि इसके पास फिक्स्ड शेल होती है, इसलिए उन्होंने परफेक्ट सर्कुलर शेप बनाई, ठीक है। ये वाली जो है सर्कुलर शेप बना रखी है, ये क्या है, शेल है हमारी। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, वो एक फिक्स्ड पाथ पे, फिक्स रेडियस पे ही रिवॉल्व करेगा। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझो जैसे यहाँ पे ये स्टेयर्स का डायग्राम बना हुआ ना, स्टेयर्स का डायग्राम इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसी से हम शेल को समझेंगे। देखो यहाँ पर अगर कोई पर्सन है, अगर उस पर्सन यहाँ, वो पर्सन जो है वो यहाँ से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो या तो वो फर्स्ट स्टेयर पे होगा या तो सेकंड स्टेयर पे, यानी कि वो जो पर्सन है वो इन दोनों स्टेयर्स के बीच में कहीं नहीं रुक सकता। ऐसे तुम ना एक बिल्डिंग का एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लो तुम एक बिल्डिंग में गए, तुम एक मॉल में गए, मॉल में ना बहुत सारे फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, ऐसे फ्लोर्स होते हैं ना अलग अलग। अगर तुम वहां शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो तो या तो तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, या तो तुम सेकंड फ्लोर पे जाओगे, या थर्ड फ्लोर पे जाओगे, यही कंडीशंस है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हें फर्स्ट और सेकंड के बीच वाले किसी फ्लोर में जाना है, तो उसके बीच में तो कोई फ्लोर ही नहीं होता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो वैसे ही ना इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी सिर्फ फिक्स्ड हमारे शेल्स में ही रिवॉल्व कर सकता है, यानी कि या तो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा या तो वो सेकंड वाले फ्लोर पे होगा। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का मतलब शेल, हम अपने लिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बोल देते हैं, लेकिन इसके लिए हम शेल वर्ड यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट या फोर्थ ऐसे प्रेजेंट होता है, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरे उन्होंने ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिवॉल्व वो करता है, रेडिएट करता है, ये बोला था। तो उसको इन्होंने कैसे समझाया, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है ना न्यूक्लियस के साथ, वो फिक्स रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिक्स रहता है। जैसे कि हमारे पास ना दो मैग्नेट है, अगर मैग्नेट हमारे पास है, उन दोनों को जब हम पास लेकर आते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम फील करते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे से मैग्नेट दूर हो जाते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वहां फिर कोई फोर्स नहीं लगता है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि वहां पर हमारा मैग्नेट एनर्जी रिलीज करेगा या ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला मैग्नेट के जैसा ही केस है इनका, जब तक मैग्नेट पास रहेंगे तब तक ही फोर्स लगेगा। इन्होंने भी यही बोला, जब तक वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा तब तक उसमें फोर्स लगता रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो फोर्स खत्म हो जाएगा एक टाइम। अब क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब पता है तुमको क्या होता है? हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन के पास, एंगुलर मोमेंटम हमने ये पढ़ा था, एल इज इक्वल्स टू एम बी आर, ये हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, है ना। अब देखो ये बोल रहा है, बोहर ने बोला कि एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस उस इमेज में ब्लैक कलर से बनाया हुआ है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड एक पाथ पे रिवॉल्व करता है, उसको शेल का नाम देते हैं। अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ फिक्स्ड, यानी कि रेडियस चेंज नहीं होगा। अगर ये जो लाइन है यहाँ पे जो मैंने सर्कल बनाई है, इसका रेडियस जो है वो फिक्स है। रेडियस फिक्स होने का मतलब है कि ये अपना जो रेडियस की वैल्यू है ये कभी चेंज नहीं करेगा। अगर 5 सेंटीमीटर है तो हमेशा 5 सेंटीमीटर ही तो रहेगा। तो अगर इसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा है तो क्या इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा? नहीं। देखो, तो बोहर ने बोला कि जैसे हमारे पास सीढ़ियां होती हैं, तो ये पहली सीढ़ी हो गई, ये दूसरी सीढ़ी हो गई और ये तीसरी, 3 सीढ़ी बनाई। तो पर्सन जो है, ये एक इंसान है जिसको यहाँ से जाना है, तो वो तो यहाँ इस पे चढ़ेगा या इस पे चढ़ेगा या इस पे चढ़ेगा, यही पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच में कोई स्टेयर है वहां जाएगा वो। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी ऐसे ही सिर्फ डिफाइंड स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो फर्स्ट शेल पे जाएगा, या तो वो सेकंड शेल पे जाएगा, या तो वो थर्ड शेल पे जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के पास और कोई चारा नहीं होता है, और कोई रास्ता उसके पास नहीं होता है। तो व्हाट इज बोहर एटॉमिक मॉडल? बोहर एटॉमिक मॉडल हमको ये कहता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स्ड रास्ते पर ही रिवॉल्व करते हैं। फिक्स्ड रास्ता मैंने बता दिया, जैसे कि स्टेयर्स होती है, सीढ़ियां होती हैं, जैसे फिक्स होती है ना वो। अगर टोटल स्टेयर्स जो हैं हमारे 12 हैं, तो वो हमेशा 12 ही तो रहेंगी। जैसे आज स्कूल की छुट्टी थी, तो ऐसा तो नहीं है कि कल आप स्कूल जाओगे वो जो स्टेयर्स है उनमें से एक स्टेयर कम हो जाएगी। यानी कि वो स्टेयर क्या है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी। अब क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, उनको क्वांटाइज्ड वर्ड यूज करेंगे। जो चेंज नहीं होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्वांटाइज्ड। तो स्कूल की सीढ़ियां क्या है, क्वांटाइज्ड हैं। अच्छा, जहां जिस फ्लोर में आपकी क्लासरूम है, तो वहां पे टोटल कितनी क्लास है? और आपकी क्लास के अलावा 5 है। यानी कि अगर
अभी वो 5 है, तो अगले साल भी वो 5 ही रहने वाली है। ऐसा तो नहीं चेंज हो जाएँगे, मतलब जब तक खुद से चेंज ना करें। यानी कि उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि हमारे स्कूल के जो क्लासरूम्स हैं वो भी क्वांटाइज़्ड हैं। क्वांटाइज़्ड का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता है, जो फिक्स होता है। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज़्ड। क्वांटाइज़्ड का मतलब समझ में आ गया? वैसे ही कि जो हमारा शेल है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसके पास भी क्या है? फिक्स्ड एनर्जी है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है, उस शेल का रेडियस कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा ना वो। इलेक्ट्रॉन का मास तो खैर कभी चेंज होगा नहीं, 9.1 10 की पावर -31 केजी इतना होता है इलेक्ट्रॉन का मास। अगर रेडियस कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट ही होगी। आ गई सारी चीजें कांस्टेंट। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। इसी को बोलते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ये लिखा हुआ है। यानी कि सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है जिनकी एनर्जी क्या हो? NH अपॉन 2 पाई के बराबर हो। इसका मतलब वो क्वांटाइज्ड होना चाहिए। अब इस इक्वेशन का मतलब और कुछ नहीं है। इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है तो या तो वो फर्स्ट पे आएगा, या तो वो सेकंड पे आएगा, या तो थर्ड पे आएगा। तो 4 n लिखा हुआ ना वहां पे। अब ये देखो समस्या हुई क्या थी? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की बात क्लियर कर दी थी ना हमारे सामने। हमें न्यूक्लियस से तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत किससे है कि हमें इलेक्ट्रॉन का नहीं पता चल रहा था ना, कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, उसकी एनर्जी क्यों खत्म नहीं होती है। यही तो क्वेश्चन था कल। और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोहर ने अपनी ये थ्योरी दी है। तो बोहर का काम क्या है? न्यूक्लियस को समझाना कि इलेक्ट्रॉन को समझाना? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कैसे समझाया? स्टेयर्स की मदद से। ये जो यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है इसकी मदद से। उन्होंने क्या बोला? जैसे स्टेयर्स होती हैं उनमें कांस्टेंट नंबर प्रेजेंट होते हैं, कि अगर 12 हैं तो 12 ही होंगे, आज भी, कल भी, परसों भी। वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन का भी होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा या तो इस फर्स्ट वाली स्टेयर में, या सेकंड, या थर्ड, या फोर्थ। यही पॉसिबल उसके लिए वैल्यू है, और कहीं वो रिवॉल्व नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है? फिक्स्ड। तो फिक्स्ड के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड का मतलब है जो चेंज ना हो, जो फिक्स्ड हो। अब मैंने बोला चेंज तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम ये पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, वो एक पार्टिकल है। अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी, और अगर रिवॉल्व कर रहा है तो किसी ना किसी रेडियस में भी रिवॉल्व कर रहा होगा। ये 3 चीजें इलेक्ट्रॉन के पास होती हैं, ये कल पढ़ लिया था। मैंने बोला जब इन तीनों चीजों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? एंगुलर मोमेंटम बनता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। ये एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा या फिक्स नहीं रहेगा? फिक्स रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स है, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी फिक्स रहने वाली है। तो वो फिक्स्ड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड के लिए हम लिखते हैं h अपॉन 2 पाई, इंटू में लगा देते हैं पे n। अब इस n का मतलब क्या है? शेल। मतलब वो कौन से शेल पे घूम रहा है, वो कौन से शेल पे घूम रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल से और समझो। मैं इसको बिल्डिंग के एग्जाम्पल समझाती हूँ। यहाँ पे एक बिल्डिंग है तुम्हारे पास, ये तुमने एक बिल्डिंग बनाई, और इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट है इस बिल्डिंग की, मान लो 100 मीटर। 100 मीटर की बिल्डिंग है ये टोटल। और इस 100 मीटर की बिल्डिंग पे अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं। ऐसे ही एक बिल्डिंग है और ये अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं इस बिल्डिंग पे। ये है तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, ये है तुम्हारा सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, 5 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में, और ये टोटल 100 मीटर की बिल्डिंग है। अब मैं ये कह रही हूँ कि एक पर्सन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे, यानी मतलब ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे रहता है, और एक पर्सन फिफ्थ फ्लोर पे रहता है। तो जमीन के ज्यादा पास कौन है? फर्स्ट वाला। और दूर कौन है? फिफ्थ वाला। तो क्या इनकी हाइट में डिफरेंस है, तो क्या इनके ग्रेविटेशनल फोर्स में भी डिफरेंस होगा? नहीं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m × g × h। क्या इनकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी? हाँ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। अब क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और इसकी हाइट यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से कम है, तो यहाँ पर इस पे कम पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे इलेक्ट्रॉन का भी है।
इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट वाले शेल में घूम रहा है तो वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम, लेस एनर्जी होगी उसके पास। और अगर वो फिफ्थ वाले फ्लोर पे इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। यानी कि किस शेल का इलेक्ट्रॉन है ये भी तो डिपेंड करेगा ना, फर्स्ट फ्लोर पे है या फिफ्थ फ्लोर पे, उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए फॉर्मूले में क्या लिखा? एन। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। अगर उसके पास एंगुलर मोमेंटम है तो वो अलग अलग शेल में अलग अलग वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज एम वी आर इज इक्वल्स टू एन। एन का मतलब शेल, कौन सी शेल का इलेक्ट्रॉन है? एच अपॉन टू पाई। इसको बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन बोला जाता है। तो व्हाट इज बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन? बोहर के सामने सवाल क्या था कि उसको ये समझाना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल रहता है, यही तो समझाना था उसे। तो उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो फिक्स्ड रास्तों पे घूमता है, और उन फिक्स्ड रास्तों को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी, एनर्जी लेवल बोलते हैं। और उन एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स है तो उनके लिए एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसको एक फ्लो चार्ट से समझो। सबसे पहले है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? फिक्स्ड शेल है जहां वो घूमता है। अगर उनका शेल का जो पोजीशन है वो फिक्स है तो उनका रेडियस भी एक जैसा ही होगा, फिक्स होगा। रेडियस अगर फिक्स है तो उनके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी फिक्स आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स्ड होता है। अब ये जो एन वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अभी तक तो हमने क्वांटम नंबर जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्वांटम नंबर इसके आगे बताए गए। तो अभी तो तुमको यही सीखना है कि इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स्ड शेल में घूमता है। फिक्स्ड है तो उसका रेडियस भी फिक्स होगा। रेडियस फिक्स है तो उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी फिक्स आएगी। उसी फिक्स्ड को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। कुछ नहीं है उसमें, बस वो इंग्लिश है, उसने वर्ड चेंज कर दिया, फिक्स की जगह क्वांटाइज्ड लिख दिया बस। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला। यहाँ पे अगेन ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे इस पीपीटी में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो एनर्जी डिफरेंस लिखा हुआ है ना, मैंने देखो सेकेंड वाले पेज में एनर्जी डिफरेंस करके। अब इसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये पढ़ना है। एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? चलो अब दोबारा एग्जांपल पे आ जाते हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी वाले पे। वो जो फर्स्ट फ्लोर का इंसान था, मैंने ये बोल दिया कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 10, और जो फिफ्थ फ्लोर वाला इंसान था उसके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 50। एक 10 है और एक 50 है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो फर्स्ट फ्लोर वाला इंसान है ये फिफ्थ फ्लोर तक पहुंच जाए, तो इसको कितनी एनर्जी लेके आनी पड़ेगी? मतलब इस फर्स्ट पर्सन को 40 की एनर्जी चाहिए ताकि ये कहाँ पहुंच जाए? फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच जाए। अब उसी का अपोजिट क्वेश्चन में पूछती हूँ। अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो फिफ्थ फ्लोर वाला इंसान है ये फर्स्ट वाले फ्लोर पे आ जाए, तब इसको कितनी एनर्जी चाहिए? -40, यानी कि घटानी पड़ेगी उसको अपनी एनर्जी। यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि वो गेन करेगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि वो लूज करेगा एनर्जी। वही सेम इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे ही समझना है। इलेक्ट्रॉन जब भी फर्स्ट वाली शेल से कोई भी हाइयर शेल में जाता है तो उसको एनर्जी गेन करनी पड़ती है, और जब भी वो हाइयर वाली कोई शेल से नीचे लोअर वाली शेल में आता है तब उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। अब जो ये मेरा आंसर आया ना 40, इसी को चेंज इन एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा ई। अब उन पॉइंट में देखो, पॉइंट में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी वाइल जंपिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करते हैं। देखो अगर उसको जंप करना है ऊपर की तरफ, उसको फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तब वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। अगर उसको जंप करना है अब डाउनवर्ड, उसको ऊपर से नीचे आना है, तब वो क्या करेगा? रिलीज। यही वर्ड वहां पे लिखा हुआ है कि एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। फिक्स एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन जब भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा तो या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो रिलीज करेगा। अब एनर्जी निकालते कैसे हैं? तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है तुम्हारा En इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारी यूनिट होती है, ठीक है, एनर्जी की। एन का मतलब मान लो मुझे ये पता करना है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट शेल में है तो इस फर्स्ट शेल में उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये पता करना है। तो एन की जगह क्या रखेंगे? 1 -13.6। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जेड होता है तुम्हारा क्या?
एटॉमिक नंबर। तो मेनली हम हाइड्रोजन के एटम की ही बात करते हैं। अगर कोई और एटम दिया है तो उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, लेकिन मेनली हम किसको ही लेते हैं? हाइड्रोजन को। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अपॉन n। कौन सी शेल के लिए निकाल रहे हैं हम? फर्स्ट शेल के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर नीचे भी आएगा। ऊपर वाले 1 का मतलब एटॉमिक नंबर है और नीचे वाले 1 का मतलब शेल नंबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितनी आ गई फर्स्ट शेल की? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम एनर्जी निकाल रहे हो सेकंड शेल के लिए, तो n स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर आएगा। और अगर निकाल रहे हो थर्ड शेल के लिए, तो अपॉन में आएगा 3 का स्क्वायर। तो जब हम डिवाइड करेंगे -13.6 को पहले 4 से, तो आंसर आएगा 3.4। और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.51। देखो ये लिखा हुआ है मैंने इसमें, ये तीनों की एनर्जी मैंने निकाल दी। देखो फर्स्ट शेल में एनर्जी ज्यादा आ रही, सेकंड में उससे ज्यादा, थर्ड में उससे ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाता रहेगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती रहती है। अब दूसरे यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि हाइयर से लोअर जाएगा तो एनर्जी एमिटेड, और लोअर से हाइयर जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब। अब इसको इस पॉइंट से समझो कि जैसे कि मान लो हाइयर, हाइयर मतलब ज्यादा, लोअर मतलब कम। ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान। इसीलिए एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है, एमिट हो रही है। नीचे वाले जो केस है उसमें लोअर, लोअर मतलब कम होता है, हाइयर मतलब ज्यादा होता है। कम से ज्यादा की तरफ तो फायदा हो रहा है, तो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही होगी। समझ गए इतना? ठीक है। अब इसका ये जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले से कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम? ठीक है, तो ये जो 2 पेजेस मैंने इसमें अटैच कर रखे हैं, इन पेजेस में लिखे हुए हैं फॉर्मूले। सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम, ये तो हमने पढ़ लिया, इसको क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। सेकंड है देखो रेडियस का फॉर्मूला। आर मतलब रेडियस होता है, एन का मतलब अभी बताया शेल होता है। तो कौन सी शेल के लिए निकालने के लिए बोला है? सेकंड। तो R2 लिखेंगे वहां पे 0.529। एन दोबारा से एन आ गया, कौन सा एन लिया हमने? 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा। अपॉन में क्या है? जेड मतलब कौन सा एटम दे रखा तुमको? हाँ, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे वहां पे। निकालो कितना आंसर आ रहा है। 2.116। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड शेल? सेकेंड शेल में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ये बताइए। अब लगाओ वेलोसिटी का फॉर्मूला। मतलब तुमको इसमें से फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2.18 को, ठीक है, तो 1.09 आ जाएगा आंसर। समझ गए? तो बोहर ने हमको क्या क्या चीजें बताई, स्टार्टिंग से बताओ पॉइंट वाइज। पहली चीज क्या बोली? फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट। अब मान लो हमारे पास ना खेत है एक, ये मैंने खेत बनाया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन से रिलेट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सर्कुलर बना देती हूँ। ऐसा हमारे पास कोई खेत है, ठीक है। इस खेत पे बहुत ज्यादा घास उग रहा था, तो हमने ना यहाँ पे गाय को बांध दिया। सेंटर पे यहाँ पे गाय को बांध दिया। यहाँ पे वो डंडी रखी है जहाँ पे मतलब उसको बांधा गया, खूंटा बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे वो रस्सी बांधी गई और यहाँ पे वो गाय है। तो अगर गाय को चरना है तो क्या वो यहाँ चर सकती है? यानी कि वहां भी तो ये लिखा है सर्टेन परमिटेड। सर्टेन परमिटेड, परमिट का मतलब क्या होता है? परमिशन। इस गाय को ये परमिशन नहीं है कि यहाँ से रस्सी, मतलब रस्सी को लंबी करके यहाँ तक पहुंच जाए। उसकी रस्सी हमने इतनी ही बना रखी है ताकि बाहर ना जा पाए, है ना। उसी को बोलते हैं हम सर्टेन परमिटेड। अब मैंने ये पूछा, ये बताओ गाय कहाँ कहाँ घास चर सकती है, तो तुम इस पूरे एरिया को शेड कर दोगे, जहां जहां इसकी रस्सी पहुंचेगी मैं बोलूंगी इस एरिया को ये चर सकती है, यहाँ ये ग्रेजिंग कर सकती है। तो ये जो फिक्स्ड पाथ बन गया, इसी को ऑर्बिट बोलते हैं। समझ गए?
तो वही बोला है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन अ सर्टेन परमिटेड, यानी कि हमने उसको उतनी ही परमिशन दी, उसके बाहर वो खुद से नहीं जा सकते, वहीं घूमना पड़ेगा उसको जितनी उसकी रस्सी है। ये रस्सी का मतलब रेडियस, तो जितना उसका रेडियस होगा वो उतना ही रिवॉल्व कर पाएगा, उसके आगे और मतलब और ज्यादा वो नहीं जा पाएगा। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स, इसका वो स्टेशनरी स्टेट का नाम दे दिया। इन्हीं को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं और इन्हीं को ऑर्बिट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल मूविंग इन दिस ऑर्बिट्स, यानी कि वो जो गाय है जो यहाँ पे चल रही है वो कभी भी अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, फिक्स एनर्जी रहेगी उसकी। तुम घड़ी का एग्जाम्पल ले सकते हो, घड़ी की जो सुई होती है उसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है ना, ठीक है, रिवॉल्व करती रहती है वो भी, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वांटाइजेशन, ये वर्ड समझ में आ गया, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिक्स, यानी कि जो चेंज ना हो। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे फिक्स हुआ, क्योंकि उसका रेडियस फिक्स हो गया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, का एंगुलर मोमेंटम को तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है ना, एल इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, यही होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन के क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ये नेक्स्ट पॉइंट बोलता है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर या हायर से लोअर जा रहा है तो वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा। तो बोहर के तीनों पॉइंट आ गए समझ में, क्या क्या बातें बोली। पहली बात उन्होंने बोली फिक्स्ड सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट, वो गाय के एग्जाम्पल से समझाया। ओके, तो दूसरा उसने क्या बताया था कि उनकी जो एनर्जी रहती है वो क्वांटाइज रहती है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम का मतलब आ गया समझ में। थर्ड उसने एनर्जी के बारे में बताया कि एनर्जी हायर से लोअर या लोअर से हायर जाने पे या तो एब्जॉर्ब होगी या तो एमिट होगी, इतनी बातें बताई। अब ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये भी बोहर ने ही दिए थे। तो बोहर ने क्या क्या बातें बताई, पहला उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड रेडियस पे रिवॉल्व करेंगे, तो उस रेडियस का फॉर्मूला बता दिया इन्होंने। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड वेलोसिटी से घूमेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दिया, उसकी एनर्जी फिक्स होगी, इन्होंने एनर्जी का भी फॉर्मूला बता दिया, वो जो यहाँ पे पीपीटी में लिखा हुआ है। अब आगे हमारे नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रिडबर्ग। बोहर ने सब कहां तक की बात बताई, एनर्जी तक की। अब रिडबर्ग्स ने क्या बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये बात सही है। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो यानी कि उस एनर्जी की, यानी कि उस रेडिएशन की कोई ना कोई वेवलेंथ भी तो होगी। कोई भी लाइट होती है उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो वैसे ही रिडबर्ग ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, उस एनर्जी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और कुछ ना कुछ वेवलेंथ जरूर होगी। ये बात क्लियर है। तो उसके बाद रिडबर्ग ने कौन सा फॉर्मूला दिया कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी रेडिएशन की जो वो एमिट करेगा। लास्ट वाला फॉर्मूला देखो वेवलेंथ का, 1/लैम्डा वाला जो है, ये देखो ये वाला वेवलेंथ वाला लास्ट में है फॉर्मूला, सेकंड पेज में। इसमें 1/लैम्डा लिखा हुआ है। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, उसके आगे आर का मतलब, आर होता है तुम्हारा रिडबर्ग्स कांस्टेंट। जेड का मतलब अभी बताया था, जेड मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब N1 का मतलब क्या है, लोअर शेल जहां से गया। -N2 का मतलब कहाँ गया, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि लोअर से हायर गया होगा तब एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो कौन कौन सी शेल में गया है उन शेल का नंबर लिखना है वहां पे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल की इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है तीन। पहला है तुम्हारा फिक्स्ड एनर्जी लेवल, दूसरा है तुम्हारा क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा है तुम्हारा एनर्जी एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तीनों पॉइंट आ गए समझ में। अब 3 पॉइंट बताने के बाद बोहर ने अपने कुछ फॉर्मूले बताए। पहला किसका फॉर्मूला बताया उन्होंने, रेडियस का, कि तुम रेडियस निकाल सकते हो। दूसरा उन्होंने वेलोसिटी भी निकालना बताया और एनर्जी निकालना भी बताया। वेवलेंथ किसने बताया था, रिडबर्ग ने। तो रिडबर्ग ने है हमको ये बताया कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। अब बोहर ने क्या किया ना, बोहर ने हमको अपनी इस थ्योरी को समझा के हमको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। रदरफोर्ड समझा नहीं पाए थे, याद है, कलर कैसे निकलते हैं वो नहीं बता पाए थे, है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को इन्होंने समझा दिया। इन्होंने बोला कि हमें पता है यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। अगर किसी पर्सन को फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर में जाना होता था तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता था, और जब उसको इस फोर्थ वाले फ्लोर से वापस फर्स्ट फ्लोर पे आना होता था तो उसको एनर्जी रेडिएट करनी पड़ती थी, रिलीज करनी पड़ती थी। तो इसीलिए कलर आता है, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है
हुँ, और एक में एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही है। हुँ, एनर्जी का मतलब क्या होता है? रेडिएशन। तो जो भी रेडिएशन वो एमिट या एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी ही तो होगी। हुँ, उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी तो होगी जो रिडबर्ग ने बताई। तो जब हम 10th में विबग्योर पढ़ते थे, विबग्योर में भी तो ऐसे कुछ पढ़ते थे कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ब्लू हुँ, की कम होती है। पढ़ते थे ना ऐसा कुछ? तो जहाँ भी एनर्जी वर्ड आएगा वहाँ कहीं न कहीं वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो आएगी आएगी। हुँ, अब क्योंकि उनके एनर्जी लेवल फिक्स हैं, फिक्स्ड रास्तों पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए फिक्स कलर दिखाते हैं। जैसे कि रेनबो हमको कलरफुल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ के जो एटम्स होंगे, वो लोअर एनर्जी कैसे गए वो? सनलाइट की वज़ह से। रिफ्रैक्शन होता है ना वहाँ पे। तो हम फिज़िक्स में तो रिफ्रैक्शन बोल देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में हम उसको कैसे बोलेंगे? वाटर के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। हुँ, वाटर के अंदर के इलेक्ट्रॉन उस सनलाइट की एनर्जी से लोअर से हायर में चले गए होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में भी आए होंगे। इस ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी क्या हुई होगी? रेडिएट हुई होगी। और क्योंकि एनर्जी रेडिएट हुई तो तभी हमको कलर दिखाई देता है, उस एनर्जी की वजह से ही। एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है कलर के मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से या तो लोअर से हायर या हायर से लोअर जाने पे। तो इन्होंने कौन-कौन सी जो मतलब प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। पहला तो ये कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ क्यों नहीं करता, वो बता दिया इन्होंने। हुँ, कैसे बताया कि एनर्जी तो क्वांटाइज़्ड रहती है ना? दूसरा इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड शेल पे रिवॉल्व करते हैं, वो अपनी पोज़ीशन चेंज नहीं करेंगे कभी भी। हुँ, जैसे उस गाय की रस्सी हमने बाँध रखी थी तो वो उस एरिया से बाहर नहीं जा सकती है। हुँ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी है, वो भी एक फिक्स्ड रास्ते पे ही घूम सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। लास्ट में एनर्जी के लिए पड़ा कि या तो एब्ज़ॉर्ब होगी या तो रिलीज़ होगी। अब बोहर की भी कुछ कमियाँ हैं, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बहुत सारी बातें तो एक्सप्लेन कर दी इन्होंने, सारी बातें सही बताई। लेकिन बोहर से क्वेश्चन ये पूछा गया कि अभी तो चलो तुम हाइड्रोजन मैंने अभी तक हाइड्रोजन एटम का ही तो नाम लिया है। हाइड्रोजन के लिए तो तुमने सारी बातें बता दी। बाकी एलिमेंट के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब बाकी एलिमेंट पे हम ऐसा टेस्ट कर रहे थे ना जो इन्होंने बातें बताई, तो बातें गलत साबित हो रही थी। जैसे ऑक्सीजन है, और कोई एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये और भी तो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट थोड़ी है हमारे पास। बाकी एलिमेंट पे जब हम इनकी थ्योरी लगा रहे थे, तब सरासर गलत हो जा रही थी इनकी थ्योरी। और हाइड्रोजन के केस में इनकी थ्योरी बिल्कुल सही थी। तो क्वेश्चन यही था कि हाइड्रोजन के लिए ही ये एप्लीकेबल थे, बाकियों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। पहली लिमिटेशन इनकी, कि ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन कर पाता है। और दूसरी लिमिटेशन इनकी क्या है? ये बताओ हम 3 डायमेंशन प्लेन में रहते हैं या फिर 2 डायमेंशनल प्लेन में रहते हैं? 3 डायमेंशनल, ठीक है, कैसे? इस बोर्ड के पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, 2 ही एक्सिस है इस बोर्ड के पास। तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्लेन हो गया। हमारे पास तीनों एक्सिस हैं। हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है ना? तो जिसके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होंगी तो मतलब वो 3 डायमेंशनल है। अच्छा इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर में क्या होता है? सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होता है, इसके अलावा तो और कोई साइड नहीं होती इसमें। तो यानी कि 2 डायमेंशनल है। हुँ, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, तो ये 3 डायमेंशनल है। तो हम भी क्या है? 3 डायमेंशनल है। अब बोहर ने जो हमको अपना ये बताया है, जो भी मॉडल बताया, उसमें तो उसने ऐसा 2D डायग्राम बना रखे। 3D तो समझाया ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो 3D में घूमेगा ना, तो 3D उन्होंने नहीं समझाया। ये 2 बातें समझ में आ गई क्यों फेल हुए ये बोहर। हुँ, मतलब बातें बातें जो बताई हैं वो अभी भी सही है, हम उसको अभी भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत बातें बता रखी है। कुछ-कुछ ऐसी बातें हैं जिसको ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएँगे। हाइड्रोजन के अलावा दूसरे अगले एलिमेंट में बढ़ ही नहीं पाए। 2D हमको स्ट्रक्चर समझा दिया इन्होंने, बल्कि एटम तो 3 डायमेंशनल होता है। कोई भी मैटर हमारे पास है वो 3 डायमेंशनल है ना, तो उस पे तो हम उसको डायरेक्टली कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये सब लिमिटेशन किसकी थी? बोहर की। आगे पहले इस बोहर के हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ये मतलब 2-3 न्यूमेरिकल्स तो हमने कर लिया। अब ये जो एनर्जी ट्रांजिशंस वाले हैं ना, जब हम इसमें प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ लेंगे तब आएगा वो समझ में। उसमें और आगे न्यूमेरिकल्स हैं इसके बेसिस पे ही। आज के लिए फिर इतना ही।